तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है एमसीडी चुनाव में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी जोरदार बढ़त के साथ आगे दिख रही है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस तो तीसरे पे आम आदमी पार्टी चल रही है। तो कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर है, अगर इस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं तो कम से कम कांग्रेस के लिए संतोष करने का भाव आज का दिन जरूर है। और मुझे लगता है लगातार निराशा के बाद एक आशा की किरण यहां पर कांग्रेस के लिए दिखाई दे रही। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय गोयल का क्या कुछ कहना, आइए आपको सुनाते हैं। और कॉरपोरेशन तीनों मिलकर काम करें तो ही दिल्ली का विकास हो सकता है। अगर दिल्ली सरकार ही एमसीडी को अपोज करोगी तो फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं एक नई शुरुआत होगी जिसके अंदर दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर काम करेंगे। फिर एक आखिरी सवाल, दिल्ली बीजेपी कितनी सीटों पर अपने आप को देख रही है? अब परिणाम आ ही रहे हैं तो इसमें मेरा आकलन करना कोई अच्छा नहीं लगता है कि परिणाम आ रहे हैं, अभी आकलन नहीं। तो ये जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है ये अपने आप में ये बताने के लिए आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये बढ़त का ये मैसेज बहुत साफ है कि 2/3 से ऊपर बीजेपी हाँ, निकाल सकती है। बिल्कुल ट्रेंड कंटिन्यू कर। योगेंद्र यादव साहब, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, आप तो आपसे बेहतर कौन आकलन कर सकता है इन जो नंबर सामने आ रहे हैं? ये शुरुआत में आपको क्या नजर आ रहा है, ये किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, मैं 4 सिंपल बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि रुझान अब तक वही बता रहे हैं जो एग्जिट पोल्स ने बताया था, वही दिख रहा है जो हमने अपनी आंखों से देखा था, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और वो ऐसा इसलिए है कि ईवीएम का कोई चक्कर नहीं है, दिल्ली की जनता ने ऐसा चाहा है। दूसरी बात ये है कि अगर परिणाम ये रहता है इसका एमसीडी के कामकाज से कोई संबंध नहीं है, ईमानदारी की बात है। अगर एमसीडी पे वोट हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी को शायद एक सीट भी ना मिलता। तीसरी बात यह है कि इसमें मोदी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी की हवा है, लेकिन वो एकमात्र फैक्टर नहीं है। याद रखिए 2015 में भी मोदी जी की खूब हवा थी और ऐसा कुछ भी दिल्ली में नहीं हुआ था। 2015 और 2017 के बीच में क्या बदला है, और वो है चौथी बात, वो है आम आदमी पार्टी सरकार का प्रदर्शन। हुआ बेसिकली ये है कि दिल्ली में एमसीडी के प्रति लोगों का जो असंतोष था उससे कहीं ज्यादा भारी था आम आदमी पार्टी के प्रति नाराजगी और लगभग गुस्सा। अंततः उस गुस्से की विजय हुई और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग चले थे काउंसलर को वोट करने, सीएम को खारिज करके और पीएम का चयन करके आ गए हैं। ओके, ये मूलतः हो रहा है। योगेंद्र यादव साहब, आपके लिए ज्यादा खुशी कब होगी, ये देखकर कि आम आदमी पार्टी बहुत नीचे स्तर पे आ गई है, या ये देखकर कि स्वराज इंडिया का खाता खुला या नहीं? आज तो आप अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहे होंगे। पता नहीं आप मेरे अंदर की बातों को मुझसे बेहतर कैसे जानते हैं, भगवान ने आपको एक क्षमता दी होगी। आम आदमी पार्टी का डूबना इस देश के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ बहुत उम्मीदें भी लोगों की डूबती हैं। स्वराज इंडिया का ऊपर बढ़ना जाहिर है मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी अगर वैसा होता है, तो सीटों में भी वोटों में भी। मेरे लिए असली खुशी की बात यह है कि स्वराज इंडिया ने एक शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की, जम के चुनाव लड़ा और नए किस्म का मैनिफेस्टो जारी किया, अधिक संख्या में महिलाओं को टिकट दिया और पूरे प्रदेश में अपने नाम, अपने सिंबल का प्रचार किया और एक नई शुरुआत हमने दिल्ली में की है। मैंने पहले दिन से कहा है ये हमारे लिए जीत हार का चुनाव नहीं है, नींव डालने का चुनाव। लेकिन एक बात ये लंबी राजनीति की योगेंद्र यादव साहब, मैं इसलिए ये कह रहा हूं, जिस पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम खासकर प्राइमरी एजुकेशन में सुधार पे बड़ा काम किया, पानी के लिहाज से लाइनें बिछाने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक जैसे प्रयोग किए जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जो वो कह रहे हैं कि साहब इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है करप्शन कम हुआ, उस पार्टी का इतना निराशाजनक प्रदर्शन फिर क्या दिखलाता है? मैं यही कह रहा हूं ना कि ये तो आम आदमी पार्टी का अपना प्रोपेगेंडा है। अगर ऐसा सब कुछ हुआ होता और एमसीडी ने इतना बुरा जो काम पिछले 10 साल में किया है तो ऐसा तो परिणाम आ ही नहीं सकता था। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के जो अपने खुद के दावे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। अगर उन दावों से संतुष्ट होती तो 2015 में उन्होंने मोदी लहर को नकार दिया था, आज भी नकार देते। योगेंद्र जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूं। एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में से थे,
इन चुनावों के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर बहुत ज़बरदस्त असंतोष बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पंजाब और गोवा के बाद वहाँ काफ़ी खटपटाहट थी और एमसीडी के नतीजे अगर इसी तरह के आए जो रुझान है तो काफ़ी असंतोष होगा। ऐसे में क्या आप आम आदमी पार्टी के उन असंतुष्ट लोगों से संपर्क करके कुछ स्वराज अभियान की तरफ उनको लाने के लिए कुछ पहल करेंगे, ताकि आम आदमी पार्टी का जो है एक नया रूपांतरण हो सके स्वराज अभियान के रूप में? विनोद जी, आप जानते हैं कि पहले दिन से ये सब धंधे हमने नहीं किए हैं। इस तरह की राजनीति में हम पहले दिन से नहीं है। जब हम अलग हुए थे तब भी आम आदमी पार्टी को लगता था कि हम उनके कोई एमएलए खींच ले जाएंगे। इसी चक्कर में उसने इतनों को वो बना दिया था, सेक्रेटरी बना दिया था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वगैरह बना दिया था। ये सब हमारे धंधे नहीं है। हाँ, हमने खुल के आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर से अपील की है और आम आदमी पार्टी में आज भी कई ईमानदार वॉलंटियर फंसे हुए हैं। हमने उनसे आज भी अपील की है, 10 दिन पहले भी की थी, 2 महीना पहले भी की थी, कि ये वो पार्टी नहीं है जिसके सपने लेके आप आए थे। अगर आप वैकल्पिक राजनीति का सपना लेना चाहते हैं और अगर आप लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं तो स्वराज इंडिया वो जगह है जहां आपको आना चाहिए। हमने कल भी कहा था, आज भी ये बात कहें। चलिए, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर एक बार फिर से, रुझान 152, 234 रुझान आ चुके हैं। 270 में से 152 में भारतीय जनता पार्टी, 53 में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 23 में। ये वाकई चौंकाने वाले आंकड़े हैं। और जिस तरह से 2 साल में आम आदमी पार्टी का ग्राफ यानी 54% वोट से एकदम इस स्तर पे आ जाना, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। इसके पीछे क्या वजह रही है? आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि उन्होंने शानदार काम किया है। आज़ादी के बाद किसी अगर राजनीतिक दल ने अगर इतनी तेजी से कुछ काम किया, डिलीवर किया, वो आम आदमी पार्टी है। लेकिन राजेश यादव साहब, एक और बात यहाँ पर जो आ रही है, ये इतनी बड़ी जीत तो आपको मिलनी नहीं थी, आपके परफॉर्मेंस, खासकर एमसीडी के परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा आप ईमानदारी से इसका विश्लेषण करके हमें बताइए। देखिए, 2-3 तरह की बात है राहुल जी। ऐसा है कि एक तो हमारे नगर निगम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है जिसका परिणाम है। दूसरा, हमारा नेतृत्व का जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो चल रही है उसकी इतनी गरीब कल्याण योजनाएं हैं जो व्यक्ति तक, नीचे तक पहुंच रही हैं। उज्ज्वला योजना का परिणाम आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति तक विकास पहुंच रहा है, प्रत्येक व्यक्ति तक काम पहुंच रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का भी जो है आपको इस परिणाम में जो है निश्चित रूप से वो भागीदारी है। तीसरा, हम जाएं विपक्ष, जो आज दिल्ली में सरकार है केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होते हुए जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि यदि हम हारे तो ईंट से ईंट बजा देंगे, और ईवीएम पे जिस तरह का हमला, उनका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं आपकी है। मुझे ये बात एक खतरनाक संकेत दे रही। वो कैसे? अगर आज आप एमसीडी में राज करने के बाद ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला स्कीम या बैंक अकाउंट या तमाम दूसरी इंश्योरेंस स्कीम जिताएंगी, ये खतरनाक संकेत है साहब। आपको तो ये कहना चाहिए कि एमसीडी में हमने इस 10 साल में ये कामकाज किया और उस कामकाज के आधार पे हमें जनता ने वोट दिया। पहले सबसे पहली लाइन मैंने वही बोली है कि 10 साल के हमारे कार्य के ऊपर तो है ही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसका भी इसमें प्लस है, तभी हम 200 पार कर रहे हैं। सिंह साहब, एक बार फिर केजरीवाल जी की जो भाषा, 1 सेकंड में चाहूंगा, केजरीवाल जी की भाषा आप तैयार रहे, वो आपकी ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। पिछले 3 साल में जवाब देने के लिए तैयार रहे, जो हमें नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह तक नहीं देने दी, सैलरी के पैसे तक नहीं दिए, वो जनता ने देखा कि किस तरह का निरंकुश एक तानाशाह दिल्ली में बैठा है। एक बार फिर इसका श्रेय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए, जिन्होंने एक झटके में इतना बड़ा फैसला ले लिया कि साहब सारे नए चेहरे दिए जाएंगे। ये फैसला लेना आसान नहीं होता वो भारत की राजनीति में। देखिए, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके लीडर अब ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है उसको देख रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। अमित शाह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका एक गजब का स्किल है कि जो फीडबैक वो लेते हैं वो निरपेक्ष भाव से लेते हैं और उस पर साइंटिफिकली वर्क करते हैं। यहाँ पे सारे अधिकांश जो पुराने थे सभासद, उनको हटाना, उनका टिकट काटना, इसका द्योतक है कि नई स्थिति अच्छी नहीं थी, नए चेहरे लाओ। और उसके साथ मोदी जी का जो वर्क है, प्रजातंत्र में बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि आप प्रधानमंत्री के नाम पे वोट लें। एमसीडी को करना चाहिए। आपका अच्छा बिल्कुल सही सवाल था, लेकिन मुश्किल यह है कि इस समय एमसीडी के भरोसे नहीं, प्रधानमंत्री का इतना ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस है जनमानस पे।
राष्ट्रीयता, तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये चीजें बदली हैं। और अरविंद केजरीवाल, एक बात बहुत साफ है कि अगर उन्होंने एमसीडी को पैसा नहीं दिया तो हकीकत यह है कि उनको भी केंद्र सरकार से काफी दिक्कतें मिली और आर्टिकल 239 ए 4 सारे बिल उनके अटके पड़े हैं साहब, हर स्तर पे, हर स्तर पे आपने रोका, लेकिन तो उन्होंने एमसीडी रोका। एमसीडी के पास अपने टैक्स लगाने के लिए प्रोविजन है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मालूम था कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला है, और जब तक दर्जा नहीं मिला है आप संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक ही सरकार चला सकते हैं। पटनेकर साहब, एक बात मैं और जानना चाहता हूं, आपको लगता है अजय माकन आज बधाई के पात्र हैं? अगर ये रुझान नतीजों में भी तब्दील होते हैं, ये अजय माकन को, राहुल गांधी की नहीं, वो कहेंगे राहुल गांधी जी का नेतृत्व कामयाब हुआ है, लेकिन ये अजय माकन ने वाकई इसका मतलब बहुत सटीक फैसले लिए। इतने विरोध होने के बावजूद अरविंदर सिंह लवली चले गए, मलिक चले गए, वालिया नाराज हो गए, बरखा सिंह चली गई, लेकिन बावजूद वो डटे रहे। मुझे लगता है इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो शीला दीक्षित को जाता है। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली में काम किया था, शायद जनता बहुत हद तक उसे याद कर रही है। मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं कि मैं आप ये व्यक्तिगत अनुभव को पूरा करिएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं वो जल्दी से सुन लेते हैं, फिर पटनेकर साहब आप बोलिए। और हमारे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी के प्रति और भाजपा की नीतियों के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा का और सम्मान का भाव है। बहुत ज़्यादा विश्वास है भाजपा की नीतियों में, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भारत की राजधानी को भी उसी दिशा में तेजी से आगे ले जाना चाहते हैं जिस दिशा में नरेंद्र मोदी जी भारत को बहुत तेजी से ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। जीत का श्रेय मोदी जी को जाता है सर? नहीं, जीत का श्रेय देखिए सबको जाता है, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी ने जो बहुत अच्छा काम 3 वर्ष में किया है और जो बहुत बड़ा श्रेष्ठ नेतृत्व देश को प्रदान किया है, उसकी जो सुगंधी है वो तो सारे देश में फैल रही है, सब लोग उससे प्रभावित हैं। बाकी जीत के लिए तो सब लोग मिलकर काम करते हैं। सबसे बड़ा श्रेय तो जनता को जाता है, जनता के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, फिर पार्टी का नेतृत्व जिसके मार्गदर्शन में और जिससे प्रेरणा लेकर पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह पूर्ण तरीके से काम करते हैं, उन सबको जाता है। तो स्वाभाविक है कि ये तो सामूहिक श्रेय होता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के श्रेष्ठ कार्य को है। सर, इसके बाद धरना प्रदर्शन की राजनीति फिर शुरू होगी, क्योंकि बोल रहे हैं कि ईवीएम हमें हरा रही है। देखिए, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो हार के लिए और हार के बाद जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना है उसके लिए तैयारी पहले से कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं वॉर रूम जाऊं, पटनेकर साहब बहुत संक्षेप में आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं लंबे समय बाद जब दिल्ली लौटा तो मैंने देखा कि दिल्ली इतनी बदली हुई थी और दिल्ली की सुविधाएं इतनी ज़्यादा थी जिसकी पहले हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और ये शीला दीक्षित के 15 साल के राज में हुआ, और उनका श्रेय जो है लोग इस वजह से शीला दीक्षित को आज भी याद कर रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस को भी याद किया। मैं छोटा सा इसमें जोड़ दूं, अजय माकन को श्रेय आप जरूर दें, लेकिन अजय माकन ने थोड़ी और अगर उदारता दिखाई होती तो शायद लवली और वालिया भी सक्रिय होते तो कांग्रेस का नंबर और बढ़ सकता। ओके, वॉर रूम का रुख कर लेते मेरे सहयोगी पुनेंदु, जो बुनियादी जानकारियां उनको लेकर हमारे साथ मौजूद है। पुनेंदु, 2 बातें यहां पर आ रही हैं। एक, आम आदमी पार्टी का इतना खराब प्रदर्शन, वो तीसरे नंबर पे, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होना, ये क्या संकेत दे रहा है? ये रमेश, ये साफ संकेत है कि कांग्रेस का वोट जो विधानसभा में आपकी तरफ शिफ्ट हो गया था वो फिर से लौटा है। और ये हम लोगों ने अभी राजौरी गार्डन में जो उपचुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी, आपने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से 2015 के विधानसभा चुनाव से उपचुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो आपका वोटर और कांग्रेस का वोटर जो आप में शिफ्ट हुआ था वो वापस आ रहा है। बीजेपी कमोबेश वहीं पे होगी, लेकिन चूंकि इन दोनों के वोट बट रहे हैं, आपका कांग्रेसी वोट वापस आ रहा है, इसलिए बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़ी बातें अभी जो रुझानों में आ रही हैं, जरा पुरेंदु उसकी और उस पे नजर डालिए जरा। रमेश, जो बड़ी बात यह है कि 260 सीटों का रुझान आ चुका है। अब बीजेपी 160 सीटों से ज्यादा पे लीड कर रही है। 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है, एमसीडी को लेकर भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये चुनाव अपने आप में आश्चर्यजनक होगा कि 10 साल से एक पार्टी का शासन है वो फिर से कमबैक करे, जबकि आप जानते हैं कि एमसीडी को लेकर तमाम तरीके के मुद्दे चलते रहे हैं और वो बीजेपी को जहां एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना चाहिए था वहां वो वापस लगातार तीसरी बार एमसीडी का चुनाव जीतने जा रही है। एक चीज पुनेंदु मैं यहां पर बता दूं, रुझान
रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को जो मैजिक फिगर चाहिए था वो तीनों एमसीडी में उसने मैजिक फिगर पा लिया है। यानी इन रुझानों को अगर नतीजों में तब्दील कर दिया जाए तो तीनों एमसीडी में एक बार फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी काबिज होने जा रही है। एक दमदार जोरदार वापसी के साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है अगर हम 2015 से उसकी तुलना करें तो। मेरे साथ अनिल चौधरी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। अनिल चौधरी साहब, प्रदर्शन आपका अभी तो कम से कम हम जिस तरह से एक के बाद एक आपको हार मिल रही थी, आपको लगता है ये संजीवनी की तरह काम करेगा आपकी पार्टी के लिए? आपके कार्यकर्ताओं जो निराश थे, हताश थे, उनमें थोड़ा जोश भरेगा? नहीं, बिल्कुल। हमने शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी और उसके कई रीज़न हैं। जिस तरह से मेरे साथियों ने अभी जिक्र किया बीजेपी का, ये जो एमसीडी का चुनाव लड़ा गया है, एमसीडी के मुद्दों पर बिल्कुल नहीं लड़ा गया और ख़ुद आज ये बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात को कबूल कर रहे हैं। तो जानने वाली बात ये है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3 साल से और कॉरपोरेशन के काउंसिलर ने जिस तरह 3 साल के अंदर दिल्ली को बनाया है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आने वाले दिनों में भी क्या वैसी स्थिति होगी? ठीक है, मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर आज वोट यदि उनको मिल रहा है तो देखना ये भी मुद्दे आज भी वहीं के वहीं हैं। 10 साल से निरंतर बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर है और आम आदमी पार्टी सरकार में है, तो क्या फिर से वही लड़ाइयाँ होंगी? ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान का जिस तरह से प्रश्न ये भी है मोदी जी अगर इन चुनाव में थोड़ा बहुत राहुल गांधी प्रचार करते तो ये नंबर बढ़ सकता था या घट सकता था? देखिए सर, ये निकाय के चुनाव हैं, ये एमसीडी के और सफाई के और लोकल मुद्दे के चुनाव हैं। इसलिए अजय माकन जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एक कार्यकर्ता ने दिल्ली के मुद्दों को, खासतौर से एमसीडी से संबंधित समस्याओं को बड़े भरपूर जोर शोर से उठाया है। और यही कारण है कि आज यदि आम आदमी पार्टी फेलियर है तो उसके परिणाम साफ तौर पर दिखते हैं कि 3 साल के अंदर ये स्थिति आम आदमी पार्टी की हो गई है। चाहे रजौरी गार्डन के अंदर एक भी बूथ पर आम आदमी पार्टी का ना तीनों में ही दिख रहा है। और जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी के बयान आ रहे हैं, केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, पहले तो मशीनों को लेकर के प्रश्न उठाते थे। वीवीपैट मशीन के द्वारा इलेक्शन राजौरी गार्डन में होता है, उसमें एक भी बूथ ये पार्टी नहीं जीतती है। तो मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली की स्थिति को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया और एमसीडी में बीजेपी ने 10 साल में ये चुनाव पूरी तरह से मोदी जी और अमित शाह के चेहरे पे थोड़ा मुस्कुरा के तो जवाब दीजिए। देखते हुए बीजेपी जरूर जीत की तरफ बढ़ रही है, इतने दिनों के बाद तो थोड़ा बहुत मुस्कुराने का मौका आप लोगों को मिला, पंजाब में भी मिला था। थोड़ा मुस्कुरा के जवाब दीजिए। अभी तो ठीक ठाक आए हैं, इतना खराब प्रदर्शन आपका नहीं रहा है, आप दूसरे 2 नंबर पे आ गए। थोड़ा सा आज आप लोगों के लिए थोड़ा तो मुस्कुराने का दिन है। अनिल जी नहीं, मुस्कुराइए। नहीं, हम लोग हमेशा मुस्कुराते हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ लोगों की समस्याओं को लेकर के है। और जहां तक सवाल है दिल्ली के अंदर आज 2 नंबर पे है। मैं इस उम्मीद से, क्योंकि दिल्ली के बीच में हम लोगों ने जगह बनाई है और दिल्ली के मुद्दों को उठाया, अगले चुनाव में कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे होगी। आज इतने कम समय में यदि 9% से ऊपर आकर के हम नंबर 2 हुए हैं तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस की लीडरशिप पे, कांग्रेस की विचारधारा पर और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर बोल सकता हूं कि आने वाले चुनाव में। चलिए, अभी तो शुरुआती रुझान है, आप 2 में रहेंगे, 3 में रहेंगे। जब नतीजों में ये सारे रुझान तब्दील हो जाएंगे तब मालूम चलेगा। लेकिन शुरुआती रुझान में आप नंबर 2 पर दिखाई दे रहे हैं। एक बात जो एनके सिंह साहब, विजय गोयल ने अपने बयान पे दी थी, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान करना चाहूंगा, उनका कहना है कि एक बार फिर यूनिफिकेशन हो जाना चाहिए तीनों एमसीडी का। यानी अब इसकी भी आवाज शुरू हो गई है। नहीं, वो सीधी सी बात है कि इतने मैसिव वोट से आए हैं तो वो चाहेंगे कि पूरे दिल्ली को हम अपने कब्जे में लें। कब्जे का मतलब कि सिविक एमेनिटीज के मामले में ये जो ट्राइफरकेशन हुआ था, 3 भाग में बटा था, ये शीला दीक्षित के जमाने में हुआ था। और वो इसलिए हुआ था कि कोई राइवल पावरफुल ना हो। ये एक बात सही है कि 71 लाख अगर वोटर हैं, 1 करोड़ 30 लाख वोटर है, जिसमें से 71 लाख ने वोट डाला है, तो सीधी सी बात है कि किसी चीफ मिनिस्टर के लिए अकेला मेयर जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगा, राइवल होगा। हमारे लिए सबसे दिलचस्प एनके सिंह साहब ये भी देखना होगा, अरविंद केजरीवाल की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो वार्ड है वहां की तस्वीर क्या होने जा रही है। हाँ। क्योंकि अगर वहां की तस्वीर भी खराब है, वाकई एक खतरनाक संकेत है अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी आम आदमी पार्टी के लिए। और
आम आदमी पार्टी आज है कहां? अभी तक कुछ संकेत या कुछ आवाज भी नहीं आ रही है। वो ईट तलाश रही होगी, इसलिए अभी नहीं मिल रही है। विनोद अग्निहोत्री साहब, अब तक कोई आवाज नहीं आ रही आम आदमी पार्टी की, कोई प्रवक्ता उनका कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम लोकतंत्र में भागीदारी तो निभानी चाहिए। नहीं, पहले अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट आएगा, उसके बाद प्रवक्ता लोग आएंगे, उससे लाइन तय होगी ना पार्टी की, पार्टी क्या कहना चाहती है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि इस चुनाव में कांग्रेस ने चुनाव भाजपा के खिलाफ नहीं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ा। अजय माकन का पूरा जोर, आप सारा कैंपेन देख लीजिए, उनका हमला भाजपा पर नहीं था, आम आदमी पार्टी पर था। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट उन्होंने आरटीआई से निकलवाई, तो एक तरह से उनका निशाने पर वो ये मान के चल रहे थे कि भाजपा को वॉकओवर दिया उन्होंने कि भाजपा तो जीतेगी, हमको नंबर 2 पे आना। नहीं, हमें आम आदमी पार्टी में जो हमारा वोटर चला गया था वो किसी तरह आम आदमी पार्टी से पटनेकर साहब वोटर वापस लाना है, कुछ हद तक वो सफल भी हुए यहाँ पर। नहीं, मुझे लगता है अब तो केजरीवाल चिंता कर रहे होंगे कि वो अपनी सरकार कैसे बचाएं। 2 मुद्दे ऐसे हैं, जैसे अभी एक जो विधायक था वो भाजपा में आया तो उसने कहा कि लगभग जो है 3 दर्जन विधायक ऐसे हैं जो केजरीवाल बीजेपी के संपर्क में हैं। तो दूसरी तरफ से जो लाभ के पद पर भी जो है कम से कम 21 विधायकों के संसदीय सचिव का जो मामला पड़ा, तो इसलिए जो उन्हें अपनी सरकार खतरे में है, उन्हें जो है कुछ सोचना पड़ेगा।